नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देहरादून की, वो शहर जो हिमालय के पैरों में बसा है। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसके इतिहास, संस्कृति और आज के स्वरूप पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इन स्रोतों को थोड़ा खंगालते हैं हाँ। और देखते हैं कि देहरादून की कहानी क्या है। मतलब कैसे एक आध्यात्मिक डेरा आज एक पूरे राज्य की राजधानी बन गया। हाँ, और ये कहानी वाकई में काफी परतों वाली है। इसमें पौराणिक कथाएं भी हैं, सिख इतिहास का बड़ा हिस्सा है, फिर ब्रिटिश राज की विरासत है, और आज ये जो शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया है। हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी है यहाँ। शुरुआत इसके नाम से ही करें। ये काफी सुनने में आता है कि 1675 में सिख गुरु हर राय के बेटे गुरु राम राय जी यहाँ आए थे। जी बिल्कुल, उन्होंने यहाँ अपना डेरा यानी एक तरह का शिविर स्थापित किया था, और उसी डेरा से शहर का नाम देहरादून पड़ा, ऐसी मान्यता है। अच्छा। हाँ। और उनका बनवाया गुरु राम राय दरबार साहिब, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है शायद। हाँ, बहुत। वो करीब 1699 से 1706 के बीच बना, और आज भी शहर का एक अहम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र है। और वो जो मशहूर झंडा मेला होता है, वो यहीं लगता है। सही। और ये बसा कहाँ है ठीक से, मतलब भौगोलिक रूप से? ये दून घाटी में है। ऊंचाई करीब 640 मीटर होगी समुद्र तल से। इसके पूर्व में सोंग नदी बहती है, जो गंगा की सहायक है, और पश्चिम में आसन नदी है, जो यमुना में मिलती है। लेकिन देहरादून का जिक्र तो गुरु राम राय जी के आने से भी पहले का मिलता है ना, जैसे पुराणों वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल, स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका उल्लेख है, और इसे रामायण काल में राम लक्ष्मण, महाभारत काल में पांडवों और गुरु द्रोणाचार्य से भी जोड़ा जाता है। तो इसका पौराणिक महत्व भी बहुत गहरा है। और ऐतिहासिक तौर पर, मतलब साम्राज्यों के हिसाब से देखें तो? यहाँ देखिए, पास में ही कालसी है, जहाँ सम्राट अशोक के शिलालेख मिले हैं। ये 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। तो सोचिए, मौर्य साम्राज्य का प्रभाव यहाँ तक था। ओह अच्छा। हाँ, उसके बाद गुप्त वंश का भी जिक्र आता है, मुगलों का भी कुछ असर रहा। फिर 18वीं सदी में ये गढ़वाल राज्य के नियंत्रण में आया। लेकिन फिर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया था शायद। जी, 1803 में। पर उनका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। 1815-16 में अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ, और फिर 1816 की सुगोली संधि हुई। हाँ, वो संधि जिसने नेपाली युद्ध खत्म किया था। सही। उसी संधि के तहत देहरादून अंग्रेजों के पास चला गया, मतलब ब्रिटिश भारत का हिस्सा बन गया। और अंग्रेजों ने फिर इसे अपने हिसाब से विकसित किया होगा, हिल स्टेशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। उन्होंने इसे शिक्षा के केंद्र और एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी के रूप में डेवलप किया। इसकी नींव उन्होंने ही डाली, जो आज भी दिखती है। और आजादी के बाद? आजादी के बाद ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना रहा काफी समय तक। फिर साल 2000 में जब उत्तराखंड अलग राज्य बना, तो देहरादून को उसकी अस्थायी राजधानी बनाया गया, जो बाद में स्थायी हो गई। और इसी वजह से शायद इसे भारत की स्कूल राजधानी भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ अच्छे स्कूल रहे होंगे। हाँ, ये एक बड़ी पहचान है इसकी। यहाँ एक से बढ़कर एक शिक्षण संस्थान है, जैसे भारतीय सैन्य अकादमी यानी IMA। देश के आर्मी ऑफिसर्स यहीं ट्रेनिंग लेते हैं। और वो FRI, वन अनुसंधान संस्थान, उसकी इमारत तो बहुत खूबसूरत है। अरे हाँ, वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी जो ग्रीको रोमन स्टाइल की बिल्डिंग है, वो तो देखने लायक है। और अब तो उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया है, मतलब वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। सही। और द दून स्कूल जैसे बड़े नाम भी यही है। बिल्कुल। FRI का पूरा कैंपस, उसका बोटानिकल गार्डन, ये सब घूमने की अच्छी जगह हैं। और वो कालसी का अशोक शिलालेख, आप सोचिए, लगभग 2500 साल पुरानी चीज। कमाल है। अच्छा, ये तो हुई इतिहास और शिक्षा की बात। यहाँ घूमने फिरने के लिए, मतलब प्राकृतिक या धार्मिक जगहें भी होंगी? हाँ, क्यों नहीं। एक तो टपकेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। ये एक गुफा मंदिर है। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा है। शिवलिंग पर लगातार पानी टपकता रहता है, इसीलिए टपकेश्वर। अच्छा। और वो रॉबर्स केव, उसका नाम बड़ा अजीब है। हाँ, गुच्चू पानी भी कहते हैं उसे। वो असल में एक चूना पत्थर की गुफा है, जिसके बीच से एक छोटी नदी बहती है। बड़ा रोमांचक लगता है अंदर जाना। और मैंने माइंड रोलिंग मठ के बारे में भी सुना है, क्लेमन टाउन में। जी, वो तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण मठ है। 1965 में तिब्बती शरणार्थियों ने इसे यहाँ दोबारा स्थापित किया था। उनका वो ऊंचा सा स्तूप और पूरी वास्तुकला बहुत प्रभावशाली है। और सहस्त्रधारा, वो झरने। हाँ, सहस्त्रधारा मतलब हजारों धाराएं। वहाँ गंधक युक्त पानी के झरने हैं। लोग मानते हैं कि उसमें नहाने से त्वचा रोगों में फायदा होता है। तो इतने सारे संस्थान, पर्यटन स्थल,
अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी होगी। काफी हद तक। पहले देहरादून की पहचान बासमती चावल, बढ़िया चाय और लीची के बागानों से भी थी। वो आज भी है, पर अब इकॉनमी का बड़ा हिस्सा एजुकेशन, टूरिज्म और कुछ हद तक रक्षा क्षेत्र और सर्विस सेक्टर से आता है। लेकिन ये पहाड़ी इलाका है तो पर्यावरण का मुद्दा भी उठता होगा, जैसे वो चूना पत्थर खनन वाली बात थी। हाँ, वो एक बहुत गंभीर समस्या रही है। बिना सोचे समझे जो लाइमस्टोन की खुदाई हुई, उससे पर्यावरण को, खासकर पहाड़ों के इकोसिस्टम को बहुत नुकसान हुआ। इस पे कोर्ट ने भी कुछ किया था शायद। जी, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। उसके पास से खनन पर काफी रोक लगी है। अब कोशिश हो रही है कि उन इलाकों में दोबारा पेड़ लगाए जाएं, वनीकरण किया जाए। देखिए, पहाड़ों में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना हमेशा ही एक चुनौती रहती है। ये तो है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, देहरादून सिर्फ एक राजधानी शहर नहीं है। ये इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और प्रकृति का एक दिलचस्प संगम है। गुरु राम राय के उस छोटे से डेरा से लेकर आज के उत्तराखंड की राजधानी बनने तक का इसका सफर वाकई काफी अनोखा और बहुआयामी है। बिल्कुल। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है, देहरादून का विकास पहाड़ी शहरों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों को कैसे दिखाता है। मतलब अपनी ऐतिहासिक विरासत को सहेजना, आज के विकास की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही नाजुक पर्यावरण का भी ध्यान रखना। ये संतुलन देहरादून भविष्य में कैसे बनाए रखेगा, ये देखना वाकई अहम होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके दोस्तों को भी ये टॉपिक पसंद आ सकता है तो उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए पॉडकास्ट।